मेरा तो केवल इतना ही योगदान है कि मेरे अपने विश्वविद्यालय से तकरीबन 1000 लोग निकाले गए। कोई 5 साल पढ़ा के निकाला गया, कोई 25 साल पढ़ाने के बाद फिर निकाल करके फेंक दिया गया, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके विचारधारा के वो गुलाम नहीं बने। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जो उनके मुताबिक नहीं हो पाया उन सारे लोगों को निकाला गया, और ऐसे लोगों की तादाद 700-800 से लेकर 1000 है। कोई नहीं बोला, सब चुपचाप सहते रहे। और इसलिए हमने ये सोचा कि इस जुल्मत के दौर में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने कहा कि हम इस जुल्म और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो हमारी भूमिका केवल इतनी है, जब भगत सिंह ने एक ही वाक्य कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो हमने कोशिश की है। और पटना के लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस जगह से वो धमाका है जो संविधान और शिक्षा दोनों को बचाने के एक जन आंदोलन में तब्दील होगा। और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो नहीं बोले क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर हम बोल देंगे तो अगली बार फिर कभी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। और हमारे साथी जितने भी वक्ता आए वो भी नई शिकायत कर रहे थे कि इसी परिसर में बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं बोल रहे हैं, मगर आप यकीन मानिए कहीं पीछे कान देकर सुन जरूर रहे होंगे, क्योंकि उनका दर्द यहाँ बयां हो रहा है। वो सुन रहे होंगे कि यहाँ अगर उनकी भी बात की जा रही है कि ठेके पर प्रोफेसर रखना देश की नींव में मट्ठा डालना है, हर एक शिक्षक को बेबाक होना चाहिए। इसलिए मैंने एक वाक्य लिखा कि एक डरा हुआ शिक्षक, एक डरा हुआ प्रोफेसर अपनी कक्षाओं में ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो कक्षा से बाहर समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई कि आप डर के मारे चुप हैं, लेकिन हमें पता है कि जितने लोग इस बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि हम तो एकेडमिक परिसर में हैं, उन्हें ये बात सुकून दे रही होगी कि उनके दर्द को बयां करने वाले लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और यकीन मानिए साथियों, भगत सिंह जब अपने जुनूनी लोगों का संगठन बना रहे थे तो सैकड़ों लोग उस संगठन में नहीं शामिल थे। चंद लोग थे जो उंगलियों पर गिने जा रहे थे। बाबा साहब तो कई बार अकेले पड़ गए, उनके पीछे कोई बहुत कारवां नहीं चला, उनके सामने तो उन्हीं के समाज के लोगों को विरोध में खड़ा कर दिया गया। जगदेव बाबू इस बिहार की जमीन है। बुद्ध जब सामने निकले तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध के खिलाफ कोई नहीं काम कर रहा था। इतिहास पढ़ना चाहिए कि बुद्ध के खिलाफ कौन लोग थे और कौन उनके विचारों और दर्शन के खिलाफ थे। भीड़ किसी विचार की क्रांति की शुरुआत में नहीं होती है। जब लोग पूछेंगे कि इतने लोग काफी नहीं, तो मैं कहूंगा कि इंकलाब के लिए एक शख्स भी काफी है, बशर्ते कि वो ईमानदार है। तो आप तो इतने लोग खड़े, तो उनके भी हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब इस मुल्क में जंगे आजादी लड़ी जा रही थी तो पूरा मुल्क सड़कों पर नहीं था। इस इतिहास को भी यहां से दोहराने की जरूरत है। बहुत सारे लोग थे जो चुपचाप अपने घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे। गुलाम रहा भारत तो उसमें जी लेंगे, आजाद हुआ तो उसमें जी लेंगे, वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और बहुत सारे लोग वो भी थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। लेकिन थोड़े से लोग वो थे जो कुर्बानियां दे रहे थे, फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, गोलियां खा रहे थे, सड़क पर लड़ रहे थे। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ तो सब आजाद हो गए, वो भी जो गुलामी में जी रहे थे और वो भी जो चुपचाप दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। फर्क केवल इतना होता है, उन तानाशाहों के दरबार में जाकर झुक जाए या चुपचाप अपने कमरे में बैठकर तमाशा देखें, या जुनून
सामने ला करके ऐसे दीवानों की भीड़ में शामिल हो जाए कि गलत को गलत बोलेंगे और सही के लिए लड़ेंगे। आप सोचिए, एक प्रोफेसर को क्यों तैयार किया जाता है। अभी वेद भाई ने एक तो इतना इंटरव्यू यहां से ले लिए, ज्यादा माहौल तो बिहार ने बना दिया और मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मुझे भी असल में पता नहीं था कि मेरी नौकरी छीन ली जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा लोगों को, ये हमें नहीं पता। हमें ये बात का अंदाजा नहीं था कि लोग उस पर कोई प्रतिक्रिया भी देंगे कि नहीं। लेकिन मैं आज इस पटना कॉलेज के मैदान से देश भर के उन हजारों लोगों को सलाम करना चाहता हूं जो आज की तारीख तक 500 से ज्यादा जगहों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों ने मिल करके हमें हिम्मत दी है। हमने कहा कि बिना किसी ऐसे लाग लपेट के अगर विचारों को इतना साथ मिल सकता है तो क्यों न एक मुहिम छेड़ दी जाए। अगर इस देश में इतने लोग भी अगर जागरूक और ताकतवर हैं तो फिर इतने लोग तो बहुत है किसी भी तरह का बदलाव लाने के। और इसलिए हिम्मत मिली। निराश तो मैं भी हुआ और मेरे कलीग का आपने इंटरव्यू सुनाया, वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे। अच्छा, वो तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे इसलिए बहुत कुछ कह नहीं सकते। मैं तो इंटरव्यू से ढकेल के बाहर कर दिया गया हूं, तो जो नहीं कहना है वो भी बताऊंगा लोगों को। उन मूर्खों को इतना नहीं पता था कि अगर तुम्हें मुझे कंट्रोल करना था तो मुझे बुलाकर नौकरी दे दिए होते। मैं चुप हो गया होता। उन्हें ये पता ही नहीं कि आप हमें नौकरी न देकर हमारी बेड़ियों से आजाद कर दिए। अब तो हम खुल करके तुमको ललकारेंगे और तुम्हारे काले कारनामों को जनता को चल करके बताएंगे। क्या होता है उस इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो वहां सारे लोग जानने पहचानने वाले, जो इंटरव्यू लेने आने वाला सब जानते पहचानते, जितना नहीं जानना चाहिए उससे ज्यादा जानते थे। यही तो मुश्किल थी क्योंकि वो जेब में पर्ची लेकर आए हुए थे। और जैसे ही मैं पहुंचा मुझसे कहा गया कि आइए बैठिए, आप तो सबसे पुराने यहाँ के शिक्षक हैं। मैंने कहा जी। तो कहे कि इस कॉलेज में आपको क्या मिला। मैंने कहा इस कॉलेज ने मुझे गढ़ा है, बनाया है, रचा है, क्योंकि मैं एमए करके 21.5 साल में वहां प्रोफेसर बन गया था। और मैं पहले कभी नहीं बताया लेकिन अब तो हर जगह बताऊंगा। बहुत सारे लोग उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मंडल आंदोलन का विरोध करते थे ये कहकर कि यहाँ पर मेरिट से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर आरक्षण लागू हो गया तो कम प्रतिभावान लोगों को प्रोफेसर बना दिया जाएगा। तो दुनिया के जो टॉप 100 में 100 के 100 विश्वविद्यालय भारत के हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ऐसी उनकी चिंता थी। ये तो बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया के 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई है ही नहीं। यहाँ रिजर्वेशन तो खाएंगे ना भाई, तो तुम्हारे विश्वविद्यालय दुनिया के रैंकिंग में क्यों रहते? असल में वो मेरिट की चिंता नहीं कर रहे थे। उनको डर इस बात का था कि जिसे उन्होंने मां सरस्वती का पावन प्रांगण बनाया था, उसमें अगर इस देश के दलित, पिछड़े, कमेरा, वंचित, शोषित, गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाएंगे तो वो विश्वविद्यालय डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे। फिर इस देश को बर्बाद कैसे किया जाएगा और गुलाम कैसे बनाया जाएगा। इसलिए वो आरक्षण का विरोध मेरिट के नाम पर कर रहे थे। और मेरठ दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल विरोधी आंदोलन के लिए क्रांति चौक बनाया गया था कि हमें बेरोजगार वहां पर लोग नहीं चाहिए, और मंडल विरोधी आंदोलन चला। तो उसी विश्वविद्यालय के लोगों से मेरा एक सवाल है, आज उस विश्वविद्यालय में एक गोल्ड मेडलिस्ट को 100 में 96 नंबर वाले एपीआई वाले को उस नौकरी से निकाला जा रहा है और 100 में 52 नंबर वाले को वहां प्रोफेसर बनाया जा रहा है। बताओ तुम मेरिट की चिंता करने वालों कहां सोए हुए हो? कहीं नाली के गैस से चाय बनाने में लग गए हो क्या?